प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे, ये आशा करता हूँ। इसके साथ हम लोग अब तक पढ़ रहे थे आबयू का मैं 3 वीडियो दे चुका, ठीक है। अब लगभग वो कंप्लीट हो चुका है। एक उसमें टॉपिक है प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा या प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण द्वारा हमको हल करना था। तो वो जो टॉपिक है वो टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल का है, बस आपके 2 साल से सिलेबस में आया है। तो आप लोग हल करिएगा, नहीं तो फिर आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद जितना है उतना कंप्लीट है, जितना सिलेबस में पढ़ना है उतना कंप्लीट है, वो उसमें कोई इफ वर्ड नहीं है। अब इसके बाद आप लोग को लेकर ये चल रहा हूँ सारणिक की सारणिक आप लोग को बताएं, और इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैं समझा हूँ कि जाकर आप ये समझें कि कैसे हम लोग ये जान लें कि आखिर सारणिक का विस्तार कैसे होता है, सारणिक है क्या, क्यों मार्ग लगाते हैं। तो इतना आप लोग जान लीजिए कि जो सारणिक का आविष्कार हुआ था वो युगपत समीकरण को हल करने के लिए हुआ था, ताकि हम लोग युगपत समीकरण को हल कर लें। तो प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद मैं अगला जो हल करने का तरीका है उसको फिर अगले वीडियो में देंगे, लेकिन इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी के बारे में पहले इंट्रोडक्शन जाना जाता है, तब उसके साथ रहा जाता है या मिला जाता है। तो पहले वो जानेंगे इंट्रोडक्शन की, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, डिटर्मिनेंट का। इससे भी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों मिलाकर आपको 10 या 15 नंबर के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, गारंटी 100%, इसमें कोई एक वर्ड नहीं है। तो देखो, बताना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो बात हमने बताया कि इसका आविष्कार क्यों हुआ था, तो युगपत समीकरण को हल करने के लिए इसका विकास हुआ था, ताकि इसकी सहायता से हम लोग क्या करें, रेखीय युगपत समीकरण को हल कर लें, रेखीय युगपत समीकरण को हल कर लें। ठीक है बच्चा, समीकरण जैसे कि एक्स वाई में होता है, आप 8th में पढ़े हो। इसके बाद एक्स वाई जेड में भी होता है, आगे भी होता है, लेकिन हम लोग को 10+2 इंटरमीडिएट में केवल ऐसा ही युगपत पढ़ना है, ऐसा ही सारणिक पढ़ना है, ऐसा ही डिटरमिनेंट पढ़ना है। आगे जब आप लोग ग्रेजुएशन में जाओगे तो 4 स्तंभ भी आएगा। ठीक है, एक बात और बताना चाहेंगे, पहले भी बता चुके हैं कि सारणिक और आव्यूह में अंतर है। सारणिक का जो रूप होता है वो वर्गाकार होता है, तब वर्गाकार और उसका रूप आयताकार होता है। ये आप लोग को पता है कि आयताकार है तो उसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी, लेकिन आप कहोगे कि भाई आप तो वर्ग आव्यूह भी बताए थे, तो वो बताए थे आव्यूह के प्रकार में कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उस आव्यूह का नाम था वर्ग आव्यूह। क्या नाम था? वर्ग आव्यूह। कहीं कहीं बराबर नहीं भी होती थी, लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें गारंटी रहेगा कि पंक्ति और स्तंभ क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। उसको हम कहेंगे सारणिक डिटर्मिनेंट। एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग को ये बता रहे हैं कि आखिर सारणिक की उत्पत्ति कैसे हुआ, और इसके बारे में हम लोग पहले जानते थे कि नहीं जानते थे। जानते थे, लेकिन ऐसा रूप नहीं, क्योंकि ध्यान दोगे तब, क्योंकि ये आपको पता है कि सिलेबस में चेंजिंग हो रही है, हमेशा हो रही है। ये मत समझना कि कोई नया, क्योंकि नया बनाने, नया जोड़ने की किसी के पास समय नहीं है। बस चेंजिंग में यही किया जा रहा है कि 5 टॉपिक हटाकर और 5 साल बाद वही 5 टॉपिक जोड़ दिया जा रहा है, ताकि आने वाले कहें कि हमारे सिलेबस में चेंजिंग हुआ है। ठीक है, क्योंकि आज का समय है कि हम लोग बनाए हुए नियम
का ही नहीं पालन कर पा रहे हैं तो अपने से नियम बनाएंगे कैसे। तो ठीक है, आप आइए टॉपिक पर कि टॉपिक हमारा क्या है। तो टॉपिक हमारा सारणिक है और सारणिक का आविष्कार कैसे हुआ था। तो सारणिक का आविष्कार हुआ था किस लिए, युगपत समीकरण को हल करने के लिए। अब युगपत समीकरण दो चर वाला हम लोग पढ़े थे, तीन चर वाला भी होता था। तो जैसे यहाँ लिख दिए हैं कि युगपत समीकरण को हल करने के लिए सारणिक का विकास हुआ, इनकी सहायता से रेखीय युगपत समीकरण को हल करते हैं। जैसे मान लो कि कोई इक्वेशन है कि a1x + b1y = 0 और a2x + b2y = 0। मैं 8 क्लास में आराम से हल कर लेता था, x y का गुणांक इक्वल कर लेता था, या तो x को कटा देता था तो y का मान मिल जाता था, y को कटा देता था तो x का मान मिल जा रहा था। लेकिन इसमें ये सारणिक उलझा लेते हैं और आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए कि इस समीकरण से यह समीकरण कैसे बन रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला समीकरण है कि a1x + b1y = 0। इस समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं कि a1x = b1y, और ये प्लस है तो इस माइनस आएगा, यानी कि a1x = -b1y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a2x = -b2y, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को आपस में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो प्यारे बच्चों ये मिलेगा कि a1/a2 = b1/b2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो a1b2 पहले ऐसे होगा, ध्यान रखिएगा। पहले आपको मल्टीप्लिकेशन जो होगा ये ऐसे होगा, एक मिनट, हाँ यहाँ से देखिए, ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही आप करें। पहले ऐसे a1 से कराएंगे b2 का, इसके बाद a2 का कराएंगे इसके साथ, a1 a2 अब बराबर हो जाएगा क्या, नहीं सॉरी a1b2 -a2b1, और ये इसको यदि आप पक्षांतर करोगे तो आएगा a1b2 -a2b1 = 0। ये हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन याद रखिए कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि इसको ऐसे भी लिख देंगे a1b1 और a2b2, क्योंकि फिर आप इसका प्रसार करोगे, एक्सपेंड करोगे तो आपको वही मिलेगा a1b2 और a2b1, और ऑलरेडी पहले से होता है माइनस। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि पहले हम लोग इतना ही जानते थे, लेकिन याद आप लोग को होगा कि आज भी 10th के सिलेबस में है वज्र गुणन। समीकरण हल करने का कई विधियां होता है, समीकरण हल करने का ग्राफ से हल होता है, विस्थापन प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि होता है, और एक होता है वज्रगुणन विधि। तो वज्रगुणन विधि, तो मान लो कि दो इक्वेशन रहेगा तब हमें वज्रगुणन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 गो वाला पे पड़ेगा। तो पहले 2 गो वाला आप समझ जाइए कि दो इक्वेशन है ऐसे 2 चरों में। तो क्या आप करोगे कि दोनों समीकरण से पहला से ये मिल गया और दूसरा से ये मिल गया, दोनों को डिवाइड किए तो ये मिल गया, फिर पक्षांतर करोगे तो a1b2 -a2b1 = 0, और इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो इसका डिटर्मिनेंट है ये इसके क्या है, इक्वल टू है। इसको पूछा जाएगा कि किस क्रम का सारणिक है, तो कहेंगे द्वितीय क्रम का, क्योंकि 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो द्वितीय क्रम का। और पहले ही मैंने बता दिया था कि जो सारणिक का रूप होता है वो सारणिक का रूप वर्गाकार होता है। तो यहाँ पर वही बात लिखे हैं कि a1b1 a2b2 को द्वितीय क्रम का सारणिक कहते हैं। मैं पहले इसलिए लिख देता हूँ ताकि वीडियो में बहुत ज़्यादा समय ना लगे, आप लोग कम समय में ही ज़्यादा ज्ञान का अर्जन कर लें। तो द्वितीय क्रम का सारणिक कहते हैं a1 a2 b1 b2, इस सारणिक के क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं, और इसको कहते हैं सारणिक का प्रसार। ऐसे रहेगा, प्रसार करने के लिए कोई बोलेगा तो आप प्रसार करके बताओगे a1 a2 -a2 b1, इसको कहते हैं विस्तार या प्रसार। तो आशा करते हैं कि आप 2 चरों में जो युगपत समीकरण है आप समझ गए होंगे।
बात आती है तीन चरों में, तो देख रहे हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, आप 10th की किताब उठाकर देखिएगा। 10th की किताब में गणित में दिया है इक्वेशन हल करने के लिए कि बजगुणन से आप उस इक्वेशन को हल करें। तो बजगुणन मान लो कि 2 और 3 को हमको बजगुणन से हल करना है, तो याद रखिएगा कि एक्स वाई जेड में रहेगा, नहीं एक्स वाई अचर में रहेगा, सॉरी 2 चर में नहीं है लेकिन अचर है, एक्स वाई अचर है। तो यानी कि एक्स इसके बाद लिख लेते हैं माइनस वाई, इसके बाद 1। देखिए बजगुणन भी सीख जाइए यहां से। अब इसको मान लो कि इक्वेशन 2 और 3 को हमको बजगुणन से हल करना है, तो बजगुणन से हल करना है तो ये सब में लिख लेंगे x बराबर माइनस वाई बराबर 1, सबके बटा बना लेंगे। अब x के बटा में लिखेंगे क्या, तो x के बटा में x वाला नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि x के बटा में x वाला नहीं लिखेंगे, लिखेंगे y वाला और अचर पद। तो हम 2 और 3 का यहाँ पर बजगुणन किए हैं, तो 2 का y के पीछे b2 है, अचर पद c2 है, इसके y का गुणांक b3 है, अचर पद c3 है। तो b2 का c3 से गुणा होगा और b3 का c2 से गुणा होगा, और ऑलरेडी बीच में क्या है माइनस है, बराबर माइनस y के बटा में कौन लिखाएगा, तो y वाला नहीं लिखाएगा, x का गुणांक लिखाएगा और अचर पद लिखाएगा, और उसी को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो फिर आपको ये मिल जाएगा। यानी समीकरण 2 और 3 का आप बजगुणन करोगे तो ये आपको मिलेगा, ये बजगुणन का गुण है। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं कि ये x का, ये y का और ये अचर पद है, इस तीनों के मान को, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको क्या मान लिए अचर, और इन तीनों के मान को उठा के मैंने समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 में रख दिया तो समीकरण 1 का जो रूप है ऐसा हो गया, x के जगह पर ये मान, y के जगह पर ये मान और z के जगह पर ये मान। हम इसको विस्तार को हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमको कोई कहे कि आप 22 का विस्तार करो पंक्ति के सापेक्ष, तो पंक्ति ये है कौन, a1 b1 c1। यदि हमको विस्तार करना होगा तो a1 लेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए और समझिए। तो a1 लेंगे, तो ये खत्म, बचेगा b2 c2 और b3 c3। b2 का c3 से गुणा कराएंगे और b3 का c2 से गुणा कराएंगे, जो आपको यहाँ प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। फिर होता है माइनस b1 लेंगे तो ये खत्म, मतलब कि जो लेते हैं उससे होकर ऊपर नीचे दाएं बाएं को हम लोग विलुप्त मान लेते हैं और बाकी को लिखकर उसका प्रसार कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको फिर सवाल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलोगे तृतीय क्रम का सारणी। क्या बोलोगे, तृतीय क्रम का सारणी। और प्यारे बच्चों एक चीज ये नोट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इसी की सहायता से सभी सारणी का एक्सपेंड किया जाता है, विस्तार किया जाता है, प्रसार किया जाता है। वो चिन्ह क्या है, अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सारणी। यानी कुल मिला जुलाकर आप यह समझ लो कि यह जो होता है इसका ज्ञान हम लोग को पहले था, लेकिन हम लोग पहले ऐसे ही हल कर देते थे, लेकिन जो ये बना है बजगुणन के लिए वो इसी से बना है। आप देखोगे किताब में, या आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला याद करते हो कि 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, वो फार्मूला भी इसी से आया है। तो इसलिए हम लोग पहले इसको जानते थे लेकिन उसका कोई यूज नहीं कर रहे थे, ऐसे ही हल हो जा रहा था। लेकिन इस 12th में हमको एक चैप्टर दे दिया है सारणी, जिसको हमको हल करना है। ठीक ना, लेकिन अब क्या होता है कि बहुत बड़ा मान आता है, इसलिए गुणा भाग करने में दिक्कत होता है, इसलिए सारणी के गुण दे दिए गए हैं। उस गुण को याद रखेंगे तो हमको तुरंत रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, यदि कोई गुण का आप ख्याल नहीं करोगे, गुण से नहीं मतलब रहेगा, तो उसका प्रसार कैसे करोगे। ठीक है, तो जैसे कि
पहला चैप्टर में केवल कहता है कि सारणी का मान ज्ञात कीजिए, सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक हमेशा देखा कीजिए और शेयर करिए और मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई ही ऐसा चीज है कि आदमी यदि करना चाहे तो बहुत इसमें रुकावट नहीं आती है। क्योंकि मैं 12th का ही वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि 10+2 की पढ़ाई बहुत मजबूती के साथ हो जाती है तो फिर आगे हमको कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए पहला सवाल आपको ये बता दे रहे हैं, जैसे मान लो कि पहला सवाल है कि 3 4 1 2, इसका मान पूछ देगा, इसका मान ज्ञात करिए। तो आप क्या करोगे कि 3 पहले ऐसे कराओगे, इसके बाद ऐसे कराओगे, तो 3 गुणते 2 माइनस 1 गुणते 4, यानी कि 3 दूना का 6 और 4 कितना हो जाएगा 2। ये आंसर हो गया। ये द्वितीय क्रम का सारणिक है, ठीक है। लेकिन तृतीय क्रम का सारणिक जैसे होगा उसको कैसे हल करोगे, तो ये देखो, ये जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 2 1 1, ये है, इसका प्रसार करना है, ठीक है। कह देगा प्रसार कीजिए। आप आज आपको बिना गुण का बता रहे हैं, क्योंकि कल गुण के बारे में चर्चा होगी। आज आप इतना ही देखोगे और पहला एक्सरसाइज आप हल कर लोगे। हमें डिसीजन करना होता है कि मैं किसके सापेक्ष प्रसार करूं, पंक्ति के कि स्तंभ के। तो मान लो कि पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करना है। ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो देखिए R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे और ये भी चीज जान लीजिए कि प्लस माइनस प्लस 1 लोगे, क्या लोगे 1, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 5 6 1 1, ठीक है। इसके बाद आप -2 लोगे, तो -2 लोगे तो ये खत्म, बचेगा 4 6 2 1। फिर से देख लिया जाए, हम 2 लिए हैं तो ये खत्म और ये खत्म, 4 6 2 1। इसके बाद +3 लेंगे तो ये खत्म, यानी कि 4 5 और 2 और 1, ठीक ना। जो लेते हैं, मान लो कि 1 लिए तो ये खत्म कर दिए, ये खत्म कर दिए, बच गया 5 6 1 1। 2 लिए तो ये खत्म, बचा 4 6 2 1, और 3 लिए तो ये लाइन खत्म, 4 5 2 1। मतलब जो नंबर लेते हैं उससे होकर जाने वाला स्तंभ और उससे होकर जाने वाली पंक्ति को समाप्त कर देते हैं, बाकी को लिख लिए। अब 1 और ये 5 का 1 में होगा, तो 5 -6 -2 4 -12, ये हो जाएगा +3, तो +3 लोगे हो जाएगा 4 और -5 गुना का 10, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। बराबर 1 गुणते -1, -2 गुणते
जाएगा -8, अब +3 गुणते क्या हो जाएगा -6, 10 में से 4 जाएगा 6, यानी कि ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +16 और ये हो जाएगा -18, यानी कि माइनस माइनस को एक साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है माइनस का, तो -19 और प्लस हो जाएगा क्या 16 इक्वल टू हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये रह गया तृतीय क्रम का सारणी का प्रसार करोगे तो तृतीय क्रम के सारणी का प्रसार करने में यही तुमको करना होगा। और यदि तृतीय क्रम के सारणी का प्रसार आप बिना गुण का करोगे तो यही काम करना होगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हो कि C1 के सापेक्ष, यानी पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर रहे हो कि पहले पंक्ति के सापेक्ष। फिर से देख लीजिए, एक बार प्रसार को बता दे रहे हैं। यदि R1 के सापेक्ष कर रहे हो तो 1 को लेना है, 2 को लेना है, 3 को, 1 प्लस में रहेगा, 2 माइनस में रहेगा, 3 प्लस में रहेगा। ठीक है, तो जब 1 को लोगे तो ये खत्म, यानी बच जाएगा 5 6 1 1, 5 6 1 1। इसके बाद 2 लोगे तो ये खत्म, बच जाएगा 4 6 2 1, 4 6 2 1। इसके बाद 3 लेंगे तो ये वाली लाइन खत्म, ये वाली लाइन खत्म, 4 5 2 1, 4 5 2 1। इसके बाद इसका 5 में पहले 1 का करेंगे, इसके बाद 1 में 6 का करेंगे और बीच में ऑलरेडी माइनस रहता है, भले कोई माइनस आए तो क्या कर दे प्लस कर दे। ठीक है, तो अब आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे और समझकर और पहला चैप्टर आप हल कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के द्वारा डालिएगा। आप देखिए, वीडियो देखिए, बार बार कह रहे हैं। ठीक है, ये जान लीजिए भले हम पढ़ा रहे हैं इस माध्यम से, लेकिन अंतर तो जरूर है। ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत अंतर है, उतना अंतर है कि जितना आकाश और पाताल में है। लेकिन फिर भी ना के जगह जब कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, कुछ तो नहीं की जगह हाँ तो हुआ। जैसे कोई भूखा हो और उसको उतना भोजन ना मिले जितना कि उसको चाहिए, परंतु कुछ मिल जाए तो भाई थोड़े समय के लिए तो पक्का है कि रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। तो वैसे ही ऑनलाइन पढ़ाई है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा नंबर हमारे चैनल पे आप जुड़ें, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और आप किसी तरह व्हाट्सएप पर या आपको पता चल जाएगा तो आपको ग्रुप पर जोड़ देंगे, उस क्वेश्चन को दीजिए, हल करें। और गाजीपुर के हैं तो कहीं ना कहीं संपर्क पक्का होगा तो आपको मदद किया जाएगा। और यदि बाहर के हैं तो निश्चित है कि आप डालें, प्रश्न लिख कर डालें, संभवतः प्रयास होगा कि आपको आंसर मिले। लेकिन आप बैठिए मत, कुछ करिए। बैठने से भला है कुछ करना, क्योंकि खाली दिमाग रहने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आप मेहनत करिए, तभी आप अच्छे नंबर पा पाएंगे। क्योंकि आप 12th में हैं तो समझ जाइए कि अंतिम पढ़ाई चल रहा है। भले आप IAS PCS बनना हो बनिए, लेकिन ये ज्ञान के बदौलत ही आप आगे चलेंगे। इसलिए 12th की पढ़ाई वेरी इंपॉर्टेंट है और समय भी बहुत कम है। आप लोग पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए और वीडियो को हमेशा शुरू से अंत तक देखिए। मैं बार बार कहता हूँ, और शेयर जरूर कीजिए, लाइक करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।